हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इंडिया हिस्ट्री पर अपनी जो टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी। टेस्ट सीरीज में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इसके अलावा जैनिज़्म और बौद्धिज़्म पे 3 टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं और 3 टेस्ट सीरीज में अपना जो हम मूल्यांकन भी कर चुके हैं। तो आज जो टेस्ट सीरीज होगी वो केवल मौर्य साम्राज्य को लेकर के होगी। मौर्य साम्राज्य के ऊपर टेस्ट होगा, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और ये टेस्ट सीरीज होगी चौथी टेस्ट सीरीज होगी, 4 नंबर की टेस्ट सीरीज। ये अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ले लीजिए और मौर्य साम्राज्य को लेकर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे रीट का एग्ज़ाम लीजिए, सी टेट का ले लीजिए, आप टीचर ग्रेड का ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट का ले लीजिए। इसके अलावा जो एसएससी है, एलडीसी है, जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, पटवार है, कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो जो हम अब शुरू कर रहे हैं, अब अपना जो टेस्ट सीरीज, तो इसको शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है आपसे कि अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस सब्सक्राइब लिखा हुआ इस प्रकार से उसको प्रेस करें और उसके पास में एक बेल का, एक घंटे का चिन्ह बना हुआ है, बेल आइकन है। उस बेल आइकन में आप ऑल को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में यदि अब तक के आपने पीछे की जो वीडियोज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर टेस्ट सीरीज है या हिंदी व्याकरण को लेकर के जो टॉपिक है या संस्कृत में है या फिर विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, कई विषय हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूर्व के जो पेपर हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पेपर हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पेपर को हल कैसे करें, क्या रणनीति हो, ये भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। यानी आप मेरे 20 वर्षों के अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किस चैनल पे? वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे आप। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, ये सब दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें। और कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और वैसे रीट के लिए ब्रह्मास्त्र है ये, रीट के लिए तो ब्रह्मास्त्र के समान होगा। तो रीट की तैयारी कर रहे हैं और तो विशेष तौर से ध्यान दें। तो आइए हम शुरू करें अपनी जो टेस्ट सीरीज है, इसे देखिए। पहला सवाल देखिए, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे? अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और रीट एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, रीट एग्जाम को लेकर के, कि किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे? विकल्प ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में बिंदुसार, डी में कुणाल। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप सोच कर के जरा बताइए। देखिए, मैं आपको सवाल के विकल्प बोलने सहित आप उसके बाद में भी आपको मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। देखिए, जैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, उसी के अनुसार मैं समय दूंगा। तो आप हल कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ कि किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे। यह रीट एग्ज़ाम 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका है। जो मेरे से ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो लोग भी, उनको मैंने पहले भी लिखाया था, पिछली वर्ष भी 2018 की रीट भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल आया था। तो देखिए, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे। तो आइए हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो अमित्रोचेडस की उपाधि है ये बिंदुसार के लिए, ऑप्शन सी सही होगा। बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहते थे या अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात या अमित्रोचेडस।
देखिए अमित्र जो घात है, ये उपाधि भी किसके लिए है, ये भी बिंदुसार के लिए ही है। तो यहाँ विकल्प सी यदि आपने लगाया है ऑप्शन में तो सी सही होगा, बिंदुसार। सवाल संख्या दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ऑप्शन ए में चाणक्य, बी में घनानंद, सी में मैगसनीज, डी में सेल्यूकस। तो बताइए आपको ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश का जो नंद वंश का शासक था, नंद वंश का जो शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ उसका वो सहयोगी कौन था, जिसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, तो ज़रा सोच करके बताइए आप। तो आइए हम हल करते हैं। तो वह इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा चाणक्य। कौन सा होगा, चाणक्य। देखिए चाणक्य बोल दीजिए, कौटिल्य बोल दीजिए, विष्णुगुप्त बोल दीजिए, एक ही बात है। और उसकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य का एक मित्र भी था, एक मंत्री भी था। इसकी सहायता से ही घनानंद की हत्या करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सवाल संख्या तीसरा देखिए, किस मौर्य शासक ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, यानी संलेखना पद्धति के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ऐसा मौर्य सम्राट कौन था जिसने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और दक्षिण भारत में जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पर उपवास के द्वारा शरीर त्यागा था। ऐसा मौर्य सम्राट कौन था, ये देखिए आप। विकल्प देखिए, आइए विकल्प देखते हैं। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक, डी में वृहद्रथ। तो बताइए आप कौन सा सही विकल्प है। टेस्ट लगाइए यहाँ पे, आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए आप कि किसने संलेखना पद्धति से उपवास द्वारा अपने शरीर को छोड़ा था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो देखिए जो यह व्यक्ति थे, ये राजा थे। आइए हम हल करते हैं। ये इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और उपवास द्वारा शरीर को छोड़ा था, त्यागा था। सवाल संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। बिल्कुल किया था कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। ठीक है, हेलेना का विवाह किया था। इसे कार्नियल के नाम से भी पुकारा गया है कई जगह। और दहेज में निम्नलिखित में कौन सा सेक्टर दिया, सेल्यूकस ने दहेज में कौन कौन से सेक्टर दिए थे। ठीक है, देखिए ए में एरिया, बी में अराकोसिया, सी में जेड्रोसिया और डी में उक्त सभी। अपनी पुत्री के विवाह में सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन से सेक्टर दिए थे, यह इनमें से कौन सा सेक्टर है, तो जरा सोच करके बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ था उनमें एरिया भी था, अराकोसिया भी था और जेड्रोसिया भी था। तो इसका सही जवाब होगा डी, उक्त सभी होगा। 5वां सवाल, स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किसको अपना राजदूत बना करके भेजा था। देखिए किसको अपना राजदूत बना करके भेजा था, यूनानी राजदूत था। और ये किस मौर्य सम्राट, मौर्य राजा के काल में आया था। और तो देखिए हम ये कौन था, मार्कोपोली, बी में अल-मसूदी, सी मैग्सनीज, डी में डायमैक्स। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है,
जो एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? किस यूनानी राजदूत को भेजा था? जरा सोचिए आप। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं कि जो एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत बना करके भेजा, इसका सही जवाब होगा डी, डाइमैक्स होगा। क्या होगा? डाइमैक्स आया था यूनानी राजदूत, डाइमैक्स। यहाँ मैक्सनीज मत कर देना, मैक्सनीज नहीं होगा, डाइमैक्स होगा। तो सही विकल्प होगा डाइमैक्स। कैसे याद करोगे? देखिए आपके कन्फ्यूजन होंगे ऐसे राजदूत को लेकर के। आप यहाँ याद कीजिए डाबी, डाबी याद कीजिए, डाबी, डा का डाइमैक्स, डा का क्या? डाइमैक्स। बी का बिंदुसार, बी का क्या है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स आया था, बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स आया था। सवाल संख्या 6 देखिए, सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? देखिए सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अभी हमने यहाँ जो पढ़ा था एंटियोकस प्रथम ने भेजा था और बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यहाँ है कि सेल्यूकस ने भेजा था और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको अपना राजदूत बना करके भेजा था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, इससे संबंधित कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। आप आर्मी की सेना भर्ती में ले लीजिए, आप इसके अलावा एलडीसी एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, सब जगह ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने जो किसे अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था राजदूत बना के? ए में फायान, बी में डाइमैक्स, सी में मैक्सनी, डी में इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ विकल्प सही कौन सा होगा? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए डाइमैक्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं डाबी की ट्रिक्स के साथ, और मैग्नीज ही होगा यहाँ पे, सी विकल्प सही होगा। तो यहाँ विकल्प कौन सा होगा? सी। सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नीज को भेजा था। देखिए मैग्नीज की पुस्तक इंडिका, इसको लेकर के सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इंडिका को लेकर के। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैग्नीज प्रथम विदेशी इतिहासकार था, पहला विदेशी इतिहासकार मैग्नीज ही था। तो मैग्नीज याद रखिए, पुस्तक इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फायान नहीं होगा दोस्तों, यहाँ भी ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल 7वां, अभिलेखों में किस मौर्य शासक को देवा नाम प्रिय दर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया? अभिलेखों में किस मौर्य शासक को देवा नाम प्रिय दर्शी या राजा, इन किस नाम से संबोधित किया गया? तो ऐसा वो कौन सा मौर्य शासक है जिसे देव नाम प्रिय, देवदर्शी आदि इस प्रकार की उपाधियां मिली हुई है? देखिए ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में देववर्मन, डी में दशरथ। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा? ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो आइए हम हल करते हैं। सही जवाब क्या होगा इसका कि देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी उपाधि और राजा की उपाधि। तो इसका सही विकल्प होगा बी, अशोक को कहा गया। किसको? अशोक को। तो यहाँ 20 ऑप्शन सही होगा। 8वां सवाल, महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने किसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई थी? यानी तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ देखिए सवाल कई बनते हैं। सवाल एक ये भी बन जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो अशोक था ये, लेकिन उसकी अध्यक्षता पूछा गया कि अध्यक्षता किसने की थी? ए में महाकश्यप, बी में सबकमीर, सी में वसुमित्र, डी ने मोगली पुत्र तीस। इसके मैं आपको जो पहले जो मैंने आपको बताया ऑफलाइन क्लासेज में इसकी बहुत कहाँ पे हुई
किस राजा के संरक्षण में हुई और साथ में उस समय उसके अध्यक्षता किसने की, यह सब मैंने एक बहुत आलीशान ट्रिक के साथ बताया आप, और आप पीछे की वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं। आप जुड़िए वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप आपके कैरियर में 4 चांद लगाने वाला, आपके कैरियर का निर्माण करने वाला वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देखिए हल करते हैं। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की थी, वो मोगलीपुत्र तीस था। कौन था? मोगलीपुत्र तीस। और मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक के साथ बताया, मसामोव। मसामोव मसामोव। मैं पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, मैं का महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सा का साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मौसम मोगलीपुत्र तीस। और डी में ये फिर देखिए चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, वह का मतलब वसुमित्र वसुमित्र वसुमित्र। चारों के देखिए ट्रिक देखिए, पहली बौद्ध संगीति का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। तो महाकश्यप, शाबक मीर, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। बहुत शानदार ट्रिक है मसामोव। तो यहाँ मसामोव 3 नंबर पे मोगलीपुत्र तीस होता है। तीसरी बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अगला सवाल देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता? देखिए यहाँ पूछा गया राजस्व विभाग का, और ऐसे सवाल अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए कि सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ए में समाहर्ता, बी में सन्निदाता, डी में पुरोहित, सी में पुरोहित, डी में आरणिक। देखिए मौर्य, ऐसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये जो सवाल बताए जा रहे हैं उनकी पूरे विश्लेषण के साथ में, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। आपके चारों विकल्पों में कौन सा सही हुआ, कौन सा क्यों सही नहीं हुआ। आप जरूर जुड़िए वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से, स्वयं जहाँ पर मेरे द्वारा देखा जाता है हर एक चीज़ को, प्रतियोगी परीक्षाओं को, करीब 20 वर्षों से लंबे अनुभव के साथ में। तो देखिए मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वह कौन होता था? वह होता था समाहर्ता। समाहर्ता ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए, समाहर्ता। बी में देखिए, मौर्य प्रशासन में राजकीय कोष का मुख्य कोषाधिकारी को क्या कहलाता था? देखिए कोषाधिकारी क्या कहलाता राजकीय कोष का? विकल्प ए समाहर्ता, विकल्प बी सन्निदाता, सी में पुरोहित, डी में आरणिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों ऑप्शन में से कि जो राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता? ऊपर देखिए हमने पढ़ा था कि राजस्व विभाग का तो समाहर्ता कहलाता था, ये था। लेकिन यह सवाल पूछा गया कोषाधिकारी को लेके। तो कौन सा विकल्प सही है? ज़रा सोचिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करिए और पूरे एनालिसिस को सुनिए। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुनिए, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो देखिए राजस्व का तो समाहर्ता, सरा सरा रा सरा, ऐसे याद रखना। अब क्या है कि यहाँ जो सही होगा सन्निदाता होगा। मुख्य कोषाधिकारी को सन्निदाता कहते हैं। तो देखिए सन्नी महाराज कैसे, सन्नी महाराज लग गए ऐसे, यानी पैसे की कमी हो जाती है, ऐसे कोई दोष हो जाता है सन्नी का। तो कोष, कोष यानी धन का संबंध है यहाँ। तो सन्नी का यहाँ याद रखिए कोष, कोषाधिकारी। तो यहाँ विकल्प बी होगा। देखिए मैं चारों विकल्प की बता देता हूँ कि समा, सरा या रास, रास यानी रेवेन्यू विभाग से। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का था। सन्निदाता कौन था? मुख्य कोषाधिकारी होता था। और पुरोहित कौन था? पुरोहित को लेकर के भी सवाल बनता है। पुरोहित या मंत्री किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को कहते थे। देखिए कोई पाठ पूजा वाले से मत समझ लीजिए आप, यहाँ प्रधानमंत्री के लिए ही पुरोहित शब्द आया। और आरणिक होता था, वह कौन होता था? वन विभाग का प्रधान होता था। तो याद भी रह जाएगा, अरण्य, अरण्य का अर्थ वन होता है, और यहाँ आरणिक बना है, तो आरणिक वन विभाग का हो जाएगा। चारों विकल्प के आपका एनालिसिस के साथ मैं नंदू सिंह। अगला सवाल देखिए आप, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक
के किस अभिलेख में, देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है, देखिए 8वें में, 9वें में, 13वें में, 10वें में। ज़रा सोच के बताइए। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग जो है आपको पता भी है कि वर्तमान में ये उड़ीसा में है। यहाँ के जो राजा थे नंद राजा और अशोक के मध्य हुआ था ये कलिंग का युद्ध। तो ये किस में उल्लेख, बड़ा नरसंहार हुआ था इस कलिंग युद्ध में। उसके बाद में ही अशोक का हृदय भी परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ देखिए कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में, सी सही होगा। देखिए अशोक के कुल जो शिलालेखों की संख्या 14 है, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ सी सही हो गया। अब देखिए अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी में करके नए शुंग साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम मौर्य सम्राट का पूछा गया। यह सवाल सीधा बनता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। और ये भी आपको मैं बता दूं कि उसी के सेनापति ने, जो पुष्यमित्र ना, उसने उस अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके और शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वह अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ए में जालोक, बी में संप्रति, सी में शालीशुक, डी में वृत्रत। जरा सोचिए आप, वीडियो को पॉज करके सोचिए आप, अच्छी तरह से सोचिए, वीडियो को आपको रोक लीजिए आप। तो आइए हम यहाँ हल करते हैं। इसका सही विकल्प होगा वृत्रत। अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रत था और उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने वृत्रत की हत्या करके और कह सकते हैं शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। 13वां सवाल देखिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड टीचर को ले लीजिए या आप अन्य एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। काफ़ी जटिल क्वेश्चन है वैसे। देखिए ए में प्राकृत व खरोष्टी, बी में प्राकृत, सी में प्राकृत खरोष्टी अरमेइक, डी में प्राकृत ग्रीक आर्मेइक। यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा पूछी गई है। ध्यान से देखिए, अब भाषा पूछी गई है। ज़रा सोचिए आप, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि अशोक के देखिए भाषा को लेकर के ज़रा सोचिए आप। तो अशोक के जो अभिलेखों की जो भाषा थी वह दोस्तों कौन सी भाषा थी? वो प्राकृत भाषा थी। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ बी सही होगा, बी सही होगा। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। और दोस्तों ये आपके कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्मेइक क्या थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाषा की बात की गई है, यहाँ पे लिपि की बात नहीं की गई है। लिपि देखिए कौन सी थी, लिपि और भाषा में अंतर होता है। लिपि देखिए ब्राह्मी, अशोक की लिपियों की बात करें, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेइक ये अशोक की लिपियाँ थी। ये अशोक की क्या थी? लिपियाँ थी। अशोक के जो समय की जो भाषा थी उन भाषाओं की लिपियाँ थी, भाषा नहीं थी। भाषा में अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत ही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये भाषाओं की जो लिपियाँ है, खरोष्टी, आर्मेइक, ग्रीक, ये सब लिपियाँ हैं। तो यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 14वां सवाल है कि अशोक का वृषभ शीर्ष वाला अभिलेख, ये रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी कि अशोक का वृषभ शीर्ष वाला अभिलेख कौन सा है। विकल्प ए में देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, बी में दिल्ली टोपरा अभिलेख, सी में रामपुर व चंपारण अभिलेख और डी में लोरिया और राज चंपारण। तो अशोक का वृषभ शीर्ष वाला अभिलेख पूछा गया जिसका शीर्ष वृषभ का है। तो ये इनमें से कौन सा होगा? ज़रा आप सोचिए आप। तो देखिए अशोक का जो वृषभ शीर्ष वाला अभिलेख है वह है आपके, देखिए यहाँ विकल्प में जो हम बात करें तो रामपुरवा चंपारण अभिलेख, सी सही होगा ये। और ये पहले भी आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए
कि अगला सवाल क्या है, भारतीय इतिहास में पहली बार कब लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन किया गया। देखिए पहली बार कब, सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी जन्म और मृत्यु के पंजीयन को लेकर के भारतीय इतिहास में। बहुत अच्छा सवाल है। विकल्प ए में गुप्त काल, बी में शुंग वंश, सी में मौर्य काल, डी में पल्लव वंश। बहुत इजी भी है सवाल कि जो पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण की बात की गई है, तो यहाँ सही विकल्प होगा मौर्य काल में, सी सही होगा। 16वां सवाल देखिए, मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ राज्याधिकारी जो संख्या में 18 थे उन्हें क्या कहा जाता था। सवाल देखिए, सवाल को समझिए कि मौर्य साम्राज्य में शीर्षस्थ राज्य अधिकारी जो संख्या में 18 थे इन्हें क्या कहा जाता था। यानी मौर्य प्रशासन में शीर्ष उच्च पदों पर अधिकारी होते थे और उनकी संख्या 18 थी, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। ए में तीर्थ, बी में गुप्तचर, सी में शक्ति, डी में महामंत्री। बहुत अच्छा सवाल है ये। मौर्य प्रशासन में शीर्ष राज्य अधिकारी जो संख्या में 18 थे इन्हें क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी जटिल सवाल भी है, तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो होगा वो होगा ए में, ये तीर्थ होगा। इन जो 18 थे शीर्षस्थ राज्य अधिकारी, इनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, अगला देखें 17वां सवाल, वह अपने ढंग का पहला अभिलेख या शिलालेख जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं वह है कौन सा अभिलेख है। क्या है सवाल देखिए आप अच्छी तरह से कि वह अपने ढंग का कौन सा अभिलेख शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम भी बताए हैं। ए में बाबरू या वैराट अभिलेख, बी में मास्की अभिलेख, सी में रुमेंदेई अभिलेख, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस अभिलेख में 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम के जो राजस्थान से लेकर के हो रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा, उनमें करीब करीब में यदि बैराट सभ्यता से लेकर के पूछा जाए तो भी सवाल बनता है। और मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है ये भी देखिए सवाल काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि मास्की शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है, अशोक नाम उसका अशोक है। ठीक है, ऐसे रुमेंदेई शिलालेख भी है, तो यह कौन सा सवाल बनता है ये। तो आइए हम हल करते हैं। ये भाबरू या बैराट का अभिलेख है। ये देखिए राजस्थान में जयपुर के पास में है ये भाबरू या बैराट का अभिलेख, जिसमें 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए गए हैं अशोक ने। ये ऐसे ही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मौर्य सम्राट ने दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है। देखिए दूसरे स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख की बात की गई है, यहाँ शिलालेख भी होते हैं स्तंभ लेख भी होते हैं। धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है, अपासीने वे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें, दया दान सत्य पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करें। उक्त कथन है किसका। ये कथन ये किसने कहा। बहुत अच्छी बात कही है कि वो मौर्य सम्राट कौन सा है जिसने व्यक्ति पापों से दूर रहें, कल्याणकारी कार्य करें, दया दान सत्य पवित्रता और मृदुता का अवलंबन करें। ये कथन किसका है। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में शालीशुक, सी में अशोक, डी में जालूक। बहुत अच्छा सवाल है। उस समय देखिए कितनी एक दया धर्म और पवित्रता की बात की गई है, परोपकार की बात की गई है। तो ये किस मौर्य सम्राट ने दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा बताई है, तो वह कौन सा है। ए में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बी में शालीशुक, सी में अशोक, डी में जालौक। जरा सोचिए आप, वीडियो को पॉज करके भी सोचिए। यदि आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं तो रोक कर सोच सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा वो होगा अशोक। अशोक ने ही बताई है ये
धम्म की परिभाषा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, सी। 19वां सवाल देखिए, एंड्रोकोटस किस मौर्य शासक की उपाधियां हैं? यानी एंड्रोकोटस किस मौर्य शासक की उपाधियां या उसके विभिन्न नाम है, विभिन्न नाम भी कह सकते हैं। ये कौन सा मौर्य सम्राट था जिसको एंड्रोकोटस भी कहा जाता था? ए में सालिशुक, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में बृहद्रथ। देखिए एंड्रोकोटस की हम बातचीत करें तो ये सवाल अति महत्वपूर्ण। अमित्रोचेडस की उपाधि को लेकर के पिछली बार 2018 में रीट भर्ती परीक्षा में जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उसमें सवाल भी पूछा जा चुका था और मैंने अभी आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, अमित्रोचेडस की बिंदुसार की लेकर के। यहाँ देखिए एंड्रोकोटस की बात की, जबकि अमित्रोचेडस तो बिंदुसार को मिली हुई थी। तो देखिए यहाँ सही क्या होगा, एंड्रोकोटस ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, यहाँ सी विकल्प सही होगा, सी होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे, भारत का मुक्तिदाता किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे आगे देखिए, अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना किस शिलालेख में? देखिए अशोक के जो हृदय परिवर्तन हो गया था उसने हिंसा से अहिंसा का मार्ग अपनाया था, धर्म दया दान का मार्ग अपनाया था। तो ये किस शिलालेख में? देखिए ए में 14वें, बी में 13वें, सी में 11वें और डी में 10वें शिलालेख में। तो किस शिलालेख में ये बताइए, आप जरा सोचिए कौन सा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ देखिए जो अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना है का उल्लेख है वह 13वें शिलालेख में, और 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है और विदेशों में धर्म प्रचार भेजने का वर्णन भी 13वें शिलालेख में। तो यह सही विकल्प होगा, 13वां शिलालेख हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना था मौर्य साम्राज्य को लेकर अति महत्वपूर्ण सवाल। एक बार फिर मेरा निवेदन है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और एक आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट करें ज़रूर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कितने सवाल सही हो रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े, आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी शिक्षा, यहाँ पर बहुत अच्छे जो ढंग से स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। या आप जुड़ सकते हैं हमारे जो यहाँ पर अन्य जो वीडियो है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके वहाँ आप जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।